23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारों के भीतर 3 युवा क्रांतिकारी अपने अंतिम क्षणों का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद तीनों को फांसी दे दी गई। लेकिन आज लगभग एक सदी बाद भी एक सवाल इतिहास के पन्नों में गूंजता है, क्या भगत सिंह का मुकदमा वास्तव में निष्पक्ष था, या फिर क्या यह पहले से तय किया जा चुका ऐसा मुकदमा था जिसका फैसला अदालत से पहले ही लिखा जा चुका था। इसी सवाल का जवाब छिपा है लाहौर षड्यंत्र केस में। एक ऐसा मुकदमा जिसमें केवल 3 क्रांतिकारियों का भविष्य नहीं बदला, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा भी बदल दी। लेकिन लाहौर षड्यंत्र केस की कहानी न्यायालय की चहारदीवारियों से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है उन घटनाओं से जिन घटनाओं ने देश के युवाओं के मन में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावनाएं भड़का दी थी। एक ऐसा अविश्वास पैदा कर दिया था युवाओं के मन में जिसे खत्म करना ब्रिटिश शासन के लिए नामुमकिन हो गया था। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम कहानी इतिहास की। इन घटनाओं को समझने के लिए हमें चलना होगा 1928 की ओर। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक आयोग की स्थापना की घोषणा की जिसका नाम था साइमन आयोग। लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसे भारतीयों ने अपने आत्मसम्मान का अपमान माना। देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया। जहाँ जहाँ साइमन कमीशन पहुंचा वहाँ वहाँ उसे एक ही नारा सुनाई दिया, साइमन गो बैक। 30 अक्टूबर 1928 लाहौर में हजारों प्रदर्शनकारियों के साथ पंजाब के वरिष्ठ नेता लाला लाजपत राय भी खुद मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। अभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए बेरहमी से लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील साबित होगी। लगभग 2 सप्ताह बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने उनकी मृत्यु और लाठीचार्ज के बीच संबंध को स्वीकार नहीं किया, लेकिन देश के लाखों लोगों ने इसे राष्ट्रीय अपमान माना। युवा क्रांतिकारी भी इससे भीतर तक आहत थे। उनके लिए यह केवल एक नेता की मृत्यु नहीं थी, बल्कि पूरे राष्ट्र के सम्मान पर किया गया प्रहार था। इसी समय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने निर्णय लिया कि इस घटना का उत्तर दिया जाएगा और यहीं से शुरू होती है लाहौर षड्यंत्र केस की पूरी कहानी। अब क्रांतिकारियों का लक्ष्य स्पष्ट था। जिस पुलिस अधिकारी को वो लाठीचार्ज का जिम्मेदार मानते थे उसे दंड देना। लाला लाजपत राय की मृत्यु ने पूरे देश को सिर्फ शोक में नहीं डुबोया, बल्कि इस घटना ने देश के कुछ युवाओं के मन में ऐसे बीज बो दिए जो कह रहे थे कि अब प्रतिरोध केवल शब्दों से नहीं होगा। और इन बीजों ने जन्म दिया ऐसे वृक्ष को जो सशस्त्र क्रांतिकारी थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद क्रांतिकारियों ने तय किया कि इस घटना के जिम्मेदार अधिकारी को दंड दिया जाएगा। उनका लक्ष्य था पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट। योजना तैयार हुई। इस अभियान में भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, जयगोपाल और अन्य क्रांतिकारी शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 लाहौर के पुलिस मुख्यालय के बाहर सभी अपने अपने निर्धारित स्थान पर मौजूद थे। लेकिन तभी पहचान में हुई एक गंभीर भूल ने पूरी योजना बदल दी। जिस अधिकारी को स्कॉट समझा गया वह वास्तव में असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स था। संकेत मिलते ही राजगुरु ने पहली गोली चलाई। इसके बाद भगत सिंह ने भी कई गोलियां दागी। सैंडर्स वहीं गिर पड़ा। घटना के तुरंत बाद क्रांतिकारी वहां से निकल गए। पीछा कर रहे एक पुलिसकर्मी चंदन सिंह को रोकने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने गोली चलाई और बाकी साथी सुरक्षित निकलने में सफल रहे। अब पूरा लाहौर छावनी में बदल चुका था। हर रास्ते पर तलाशी ली जा रही थी। ऐसे समय में क्रांतिकारी संगठन के सदस्य दुर्गा भाभी ने असाधारण साहस दिखाया। उन्होंने भगत सिंह की पत्नी का वेश धारण किया, अपनी गोद में छोटे बेटे को लेकर यात्रा की, जबकि भगत सिंह एक अंग्रेजी पहनावे में उनके पति बनकर साथ चले। इस योजना ने पुलिस को भ्रमित कर दिया और भगत सिंह लाहौर से सुरक्षित निकलने में सफल रहे। लेकिन ब्रिटिश सरकार पूरी ताकत के साथ इन क्रांतिकारियों की तलाश में जुट चुकी थी। कुछ ही महीनों बाद इन क्रांतिकारियों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसका उद्देश्य किसी हत्या नहीं बल्कि पूरे देश और ब्रिटिश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना था। सैंडर्स की हत्या के बाद क्रांतिकारी भूमिगत हो गए, लेकिन उनके भूमिगत होने का कारण खुद को बचाना नहीं था, बल्कि अपनी आवाज को पूरे देश तक पहुंचाना था। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल जैसे विधेयकों को आगे बढ़ा रही थी, तब क्रांतिकारियों का मानना था कि ये कानून जनता की आवाज दबाने के लिए बनाए जा रहे हैं। इसी बीच भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दर्शक दीर्घा से उठे और सभा कक्ष के
उस हिस्से में 2 कम शक्ति वाले बम फेंके जहां किसी के मौजूद होने की संभावना बहुत कम थी। विस्फोट के साथ ही पूरा सभागार धुएं से भर गया और उसी गूंज के बीच 2 नारे पूरे भवन में सुनाई दिए, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इसके बाद दोनों ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। उनके पास से क्रांतिकारी पर्चे भी बरामद हुए। इसमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते थे कि अदालत उनके लिए न्याय का मंच न रहे, बल्कि वह एक ऐसा मंच बने जहां से वे पूरे देश के सामने अपने विचार रख सकें। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस गिरफ्तारी को केवल असेंबली बम कांड तक सीमित नहीं रखा। जांच आगे बढ़ी। धीरे धीरे सैंडर्स हत्याकांड से जुड़े लोग भी सामने आने लगे। यहीं से शुरू होती है एक व्यापक जांच, जिसने जन्म दिया भारत के बहुचर्चित मुकदमों में से एक, लाहौर षड्यंत्र केस। असेंबली बम कांड के बाद घटनाएं बदलने लगी। अब ब्रिटिश सरकार सिर्फ 2 नौजवानों के ऊपर केस नहीं करना चाहती थी, बल्कि पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को कटघरे में खड़ा करना चाहती थी। उन्हें एक ऐसा सबक सिखाना चाहती थी जिससे पूरा क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो जाए। असेंबली बम कांड के बाद ब्रिटिश पुलिस ने अपनी जांच का दायरा तेजी से बढ़ाना शुरू किया। पूछताछ, छापेमारी और गुप्त निगरानी के माध्यम से पुलिस ने इस घटना को सैंडर्स हत्याकांड से जोड़ने का प्रयास किया। जल्द ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कई ठिकानों पर छापे पड़े। बम बनाने का सामान, क्रांतिकारी साहित्य, हथियार और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों ने ब्रिटिश सरकार को यह दावा करने का अवसर दिया कि यह केवल कुछ व्यक्तियों का मामला नहीं है, बल्कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रचा गया एक व्यापक षड्यंत्र था। जांच के दौरान कुछ गिरफ्तार क्रांतिकारी सरकारी गवाह बन गए। इनमें जय गोपाल और हंसराज बोहरा जैसे लोगों की गवाही को अभियोजन पक्ष ने महत्वपूर्ण आधार बनाया। इन्हीं बयानों के आधार पर पुलिस ने भगत सिंह और उनके साथियों के विरुद्ध साक्ष्य जुटाने का दावा किया। हालांकि बचाव पक्ष और अनेक समकालीन आलोचकों ने इन गवाहियों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठाए। मुकदमा आगे बढ़ रहा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसकी धीमी न्यायिक प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं थी। इसलिए मई 1930 में वायसराय द्वारा जारी एक अध्यादेश के माध्यम से इस मामले की सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों का एक विशेष ट्रिब्यूनल गठित किया गया। इस ट्रिब्यूनल को असाधारण अधिकार दिए गए थे। यह अभियुक्तों की अनुपस्थिति में भी कार्रवाई आगे बढ़ा सकता था और इसकी प्रक्रिया सामान्य अदालतों से अलग थी। यही कारण था कि उस समय भी इस ट्रिब्यूनल को लेकर निष्पक्षता पर सवाल उठे और आज भी इतिहासकार इसके न्यायिक स्वरूप पर चर्चा करते हैं। लेकिन अदालत के बाहर एक और संघर्ष चल रहा था और यह संघर्ष हथियारों का नहीं था, बल्कि अधिकारों और सम्मान का था। और इसी संघर्ष ने जन्म दिया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे प्रसिद्ध भूख हड़ताल को। लाहौर षड्यंत्र केस की कहानी अब सिर्फ न्यायालय तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह लड़ाई न्यायालय से बाहर भी जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर भी लड़ी जा रही थी। भगत सिंह और उनके साथियों का कहना था कि वे सामान्य अपराधी नहीं हैं, बल्कि राजनैतिक अपराधी हैं। इसलिए उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने कई मांगे रखी, जैसे बेहतर भोजन, पढ़ने लिखने के लिए पुस्तकें और समाचार पत्र, स्वच्छ कपड़े, जबरन कराए जाने वाला श्रम बंद किया जाए और भारतीय कैदियों के साथ होने वाला भेदभाव समाप्त किया जाए। जब इन मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तब क्रांतिकारियों ने जेल के अंदर भूख हड़ताल शुरू कर दी। दिन बीतते गए, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। ब्रिटिश प्रशासन ने हड़ताल तुड़वाने के कई प्रयास किए। कई कैदियों को जबरन भोजन भी कराया गया, फिर भी अधिकांश क्रांतिकारी अपनी मांग पर अडिग रहे। इसी भूख हड़ताल के दौरान क्रांतिकारी जतिन दास की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। लगभग 63 दिनों तक भोजन न करने के बाद 13 सितंबर 1929 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया। जब उनका पार्थिव शरीर रेल मार्ग से लाहौर से कलकत्ता ले जाया गया, तो रास्ते में अनेक स्टेशनों पर हजारों लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। यह केवल एक अंतिम यात्रा नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनता के आक्रोश का प्रतीक बन चुकी थी। अब लाहौर षड्यंत्र केस केवल एक अदालत का मुकदमा नहीं था, बल्कि यह पूरे देश की चर्चा का विषय बन चुका था। अखबार, राजनीतिक नेता, छात्र, मजदूर और आम नागरिक सभी की निगाहें इस मुकदमे पर टिकी थी। भगत सिंह और उनके साथी जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भी देश भर में प्रतिरोध और बलिदान का प्रतीक बन चुके थे। जेल के भीतर चले इस संघर्ष ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अब वह क्षण निकट था जब न्यायालय इस केस पर अपना अंतिम फैसला सुनाए। अब लाहौर षड्यंत्र केस अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। विशेष ट्रिब्यूनल के सामने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें लगातार प्रस्तुत की जा रही थीं। सरकारी पक्ष ने सरकारी गवाहों के बयान, बरामद दस्तावेज, हथियार और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया कि अभियुक्तों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सुनियोजित षड्यंत्र रचा था। वहीं भगत सिंह और उनके साथियों ने अदालत को केवल कानूनी लड़ाई का मंच नहीं रहने दिया, उन्होंने अपने विचारों को खुलकर सामने रखा। वे बार बार कहते रहे कि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत हिंसा नहीं, बल्कि विदेशी शासन के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिरोध था। अदालत की कार्रवाई के दौरान वे निर्भीक होकर इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। उनका आत्मविश्वास और निर्भीकता पूरे देश में चर्चा का
विषय बन चुकी थी। आखिरकार 7 अक्टूबर 1930 को विशेष ट्रिब्यूनल ने अपना निर्णय सुनाया। भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध षड्यंत्र के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। अन्य अभियुक्तों को विभिन्न अवधियों के लिए कठोर कारावास की सजा दी गई। फैसले के बाद देश भर में दया याचिकाएं, विरोध प्रदर्शन और सजा कम करने की मांग तेज हुई, लेकिन ब्रिटिश सरकार अपने निर्णय पर अडिग रही। 23 मार्च 1931 की शाम लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को निर्धारित समय से पहले फांसी दे दी गई। इसके बाद उनके शवों को गुप्त रूप से जेल से बाहर ले जाकर सतलुज नदी किनारे फिरोजपुर के निकट अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह समाचार छिपाया नहीं जा सका। कुछ ही घंटों में पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर फैल गई। तीनों क्रांतिकारी शहीद हो चुके थे, लेकिन उनके विचार और साहस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे प्रेरणादायक विरासतों में शामिल हो चुके थे। लाहौर षड्यंत्र केस समाप्त हो चुका था, लेकिन इसका प्रभाव भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आने वाली पीढ़ियों पर अभी शुरू ही हुआ था। 23 मार्च 1931 को न्यायालय की कार्रवाई भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन लाहौर षड्यंत्र केस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वास्तव में वहीं से शुरू हुई थी क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी विरासत। लाहौर षड्यंत्र केस न्यायालय में चलने वाला मात्र एक मुकदमा नहीं था, बल्कि यह उस दौर का आईना था जिसमें न्याय, राजनीति और आजादी की लड़ाई एक दूसरे से टकरा रही थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये इतिहास के मात्र पात्र नहीं हैं, बल्कि साहस, विचार और बलिदान के प्रतीक हैं। यदि यह डॉक्यूमेंट्री आपको तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगी हो, तो इसे अन्य लोगों तक भी प्रचारित करें, इसे अपने दोस्तों तक भेजें। ऐसे ही प्रामाणिक और ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री या घटनाओं से संबंधित जानकारी पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इसके बाद अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद।